I have a हाँ breaking news coming. The हाँ US president has just announced the हाँ United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who, along with his wife, has been captured and flown out of the country. व्हाट? इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई चीज नहीं होती वर्ल्ड में, ये बहुत इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर ही बोलते हैं। इंटरनेशनल लॉ के नाम पे है शक्ति किसके पास है वो अपनी मर्जी कर सकता है। जब भारत बांग्लादेश की चिकन नेक की बात होती है तो मैं ये कहता रहता हूं, आज यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया है, क्या अपने ट्रूप्स भी भेजेगा, ऑन ग्राउंड जाएगा, वो आने वाले दिन बताएंगे या आने वाले 24 घंटे भी बता सकते हैं। ईरान के ऊपर कंसिस्टेंट थ्रेट दे रहा है पिछले साल से, और अब तो ओपनली कह रहा है कि अगर ईरान ने प्रोटेस्टर्स पे कुछ भी एक्शन लिया तो मैं इंटरवीन कर जाऊंगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये नीति चेंज हुई। ये सब डिस्कस करने के लिए माय ओल्ड एंड डियर फ्रेंड हु इज एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन बट अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट बाय हॉबी, बाय शौक, बाय डीप स्टडी, नवरूप सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू नवरूप फॉर ज्वाइनिंग। नया साल तो धमाके से शुरू कर दिया जी। Thank you. I know. Thank you, Karan, for inviting me. And मतलब व्हाट अ स्टार्ट, क्या स्टार्ट है। मतलब 2026 के 48 घंटे भी नहीं बीते एंड वी न्यू ईयर पे माइक पॉम्पियो, जो उनका फॉर्मर सीआईए डायरेक्टर है, वो ट्वीट करता है हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी इरानियन ऑन द स्ट्रीट एंड द मोसाद एजेंट्स ट्रैवलिंग विद देम। एंड लाइक यार, थोड़ा सा तो शर्म रखो, क्या बोल रहे हो यार, ठीक है। मतलब दिस इज सो ब्लैक एंड, ये इतना मतलब इतना ओपन, और वहां प्रोटेस्ट चालू करवाए जाते हैं और वहां पर धमकी दी जाती है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कि अगर आप लोगों ने टारगेट किया, ईरानियन रिजीम में टारगेट किया तो हम इंटरवीन करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है इश्करण कि ये प्लानिंग ना बड़ी पुरानी है। एक्चुअली ईरान का जो पूरा मसौदा है ना, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दो तो मैं इसका एक पृष्ठभूमि है पूरी समझा देता हूँ आपको। आप डीपली एक्सप्लेन करो, क्योंकि जैसे परफेक्ट। आपने बोला, हम कहते हैं लुच्चा सबसे उच्चा, ओपन कर रहा है यूएस, कुछ छुपा हो ना रहा है, तो आप पूरा ओपनली आराम से समझाओ। और थोड़ा मैं बाद में आऊंगा इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पे, पहले तो ये पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट है उस पर रहते हैं अपन, फिर इंडिया पे आते हैं। बिल्कुल। ओके, देखो क्या है कि ये जो डिस्प्यूट है ईरान को लेके, ईरान भी है, देन वी डिस्कस वेनेजुएला एंड देन फिर आगे चलते हैं। तो ईरान को लेके जो डिस्प्यूट है, एंड व्हाई आई कंसीडर दिस एज अ वेरी मेजर इशू, बिगर देन वेनेजुएला इवन, बिकॉज ईरान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस पे लेके बड़ी पुरानी लड़ाई है। इसकी पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है 1830 या 1840 के आसपास, जहां पे रशियन इंपीरियल एम्पायर नीचे आना चाहता है टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, अंदर जार अलेक्जेंडर एंड हिज फैमिली। एंड द ब्रिटिश इंडिया में जो क्वीन विक्टोरिया के राज चल रहा था, तो दे सॉट दिस एज अ थ्रेट, इसीलिए एंग्लो अफगान वॉर्स हुई, अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट एस्टैब्लिश किया गया। काबुल में जो उस टाइम पे वॉरलॉर्ड्स थे उनसे ब्रिटिश एम्पायर ने बातचीत करी, एंड दे इवन हैड अ स्मॉल फाइट विद द रशियन इंपीरियल आर्मी ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान एंड रशियन एम्पायर, जो आज का है पामीर का एरिया है, तजिकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे। अब उस बॉर्डर पे उन्होंने अल्टीमेटली, क्वीन विक्टोरिया हैड फैमिली रिलेशंस विद जार अलेक्जेंडर्स रशियन इंपीरियल फैमिली, सो दे केम टू अ कंक्लूजन कि देखो हमें जो है ये मतलब लेट्स नॉट फाइट ओवर इट, एंड दे सेड कि ओके लेट अस कीप अफगानिस्तान न्यूट्रल, आप इससे नीचे नहीं आओगे, बिकॉज द ब्रिटिश फेल्ट थ्रेटन कि रशियन एम्पायर कम्स टू द पर्शियन गल्फ, देन द ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्रीज को थ्रेट होगा। तो वहां पे वो अग्रीमेंट हुआ, उसको नीचे नहीं आने दिया। Since then, the unstated policy of the Anglo-American establishment, be it the British, be it Americans, after the World War II, have been कि हमें सोवियत यूनियन और रशिया आफ्टर 1991 और चाइना और एनी एडवर्सरियल कम्युनिस्ट पावर को
नीचे पर्शियन गल्फ पे नहीं आने देना है, बिकॉज वो हमारे ट्रेड रूट्स है, वो हमारे ऑयल एंड एनर्जी रूट्स है. वी कैन नॉट अलाउ द डोमिनेशन ऑफ एनी एडवर्सरियल पावर जो यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ है. अब इस दौरान इन लोगों का अगर आपको याद होगा, बीच में मैं कड़ी जोड़ देता हूं कि इंडिया का जब पार्टीशन हो रहा था तो पीओके के जो गिलगिट बल्तिस्तान, जो लॉर्ड माउंटबैटन ने प्रधानमंत्री नेहरू को इंटरवीन करवा के बोला आगे मत जाओ, हम सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है, इतना मत करो. और गिलगिट स्काउट्स का जो रिवोल्ट करवाया था ब्रिटिश ऑफिसर ने, दैट वाज अ डेलिबरेट मूव बिकॉज द कार्व आउट ऑफ द पाकिस्तान एंड हैंड ओवर ऑफ द एंड सब्टरफ्यूज से गिलगिट बल्तिस्तान को पीओके के अंदर भेज देना, ये पूरा का पूरा खेल अंग्रेजों का रचाया हुआ था, बिकॉज दे वांटेड टू कीप एन आई ओवर द सोवियत न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रॉम दोज एरियाज, और वहां स्टेजिंग बेस बनाने थे गिलगिट बल्तिस्तान में. ठीक है, अब वहां से अगर आपको याद होगा, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, इंडिया पाकिस्तान आजाद होते हैं, डिवीजन होता है, पार्टीशन होता है, ये होता है, एंड देन सडनली द अमेरिकन स्टेप इन विद द U-2 फ्लाइट्स ओवर द सोवियत यूनियन टू मॉनिटर द मूवमेंट बिटवीन सोवियत रशिया एंड चाइना. So the whole game always was to never allow these two, till 1991 Soviet Union and post that China to access these Persian Gulf or the warm water ports. अब वार्म वाटर पोर्ट्स में एक पोर्ट जो रशिया के पास है वो है क्राइमिया का सेवेस्टोपोल, जिसको लेके यूक्रेन में वॉर चालू हुई थी 2014 में, जो तख्ता पलट हुआ था और क्राइमिया का क्राइमियन इन्वेजन हुआ था. तो इस दौरान रेजा शाह पहलवी का जो रूल था 1978 तक चलता है. In the end, there is some huge distress in the Iranian economy and some protests and some revolts by the communist powers. So to quell the mass uprising or to quell the thing, what he decides to nationalize a certain part of the oil companies of Iran. Now that leads to a popular uprising. अब इस दौरान आयतुल्ला खोमेनी, द अर्लियर वन, रुहुल्लाह खोमेनी, वो 1978 तक वो पेरिस में था. ठीक है, और अगर आप उसकी एक बड़ी अच्छी फाइल है which is Islam in Iran. It's a declassified file by the CIA, which talks about that in 1967 तक CIA was in touch with Ayatollah Khomeini. ठीक है, and US embassy was in touch with Khomeini in Paris, और पूरी negotiation जो है, इसका मैंने पूरा एक ब्लॉग लिखा हुआ है. I have documented this, क्या बातचीत हुई, क्या डेलीगेशन हुए आपस में, क्या टेलीग्राम्स हुए इनके. But the moment the Shah was deposed and Khomeini was put in, the first thing what the CIA did was it provided a kill list to the Khomeini and asked him to declare a neutrality towards Soviet Union and kill the Communist Party, उसका नाम था Today, उसका पूरा cadre wipe out कर दिया गया. So Khomeini, when they captured power in Iran, what they did was Soviet Russia offered to renew the 1915 defense agreement. Khomeini said, आप एक एथिस्ट पावर हैं, ठीक है, आप इस्लाम के खिलाफ है, हम आपसे ये रिन्यू नहीं करेंगे. ठीक है, और उसके क्योंकि उसी टाइम पे अफगानिस्तान का इन्वेजन भी चल रहा था 79-80 का, तो उस चक्कर में खोमेनी टोक डिसिप्लिन स्टैंड कि मैं रशिया को एंटरटेन नहीं करूंगा, मैं सोवियत रशिया को एंटरटेन नहीं करूंगा. और इन लोगों ने वो अग्रीमेंट साइन नहीं करा और टुडे पार्टी सीआईए की किल लिस्ट से पूरे टुडे पार्टी की लीडरशिप को उड़ा दिया गया. ठीक है, ईरान के अंदर वाइप आउट किया गया. तो ओवर द इयर्स these mullahs who are now in power, the mullah regime which is in power in Iran, is actually has been cultivated by the Americans or the West to a certain extent to make sure that Iran stands neutral to the Anglo-American base. अगर वो हमारे साथ नहीं है तो एटलीस्ट हमारे खिलाफ एडवर्सरियल पावर को जगह नहीं देगा, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना का हो. यहाँ पे गलती होती है ये होती है 2007-2008 में अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ओबामा आते हैं. प्रेसिडेंट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इनका एक बहुत अच्छा थिंक टैंक है
विच पाथ टू पर्शिया। ये 20 जून 2009 को आता है, ऑप्शंस फॉर अमेरिकन स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स ईरान। ये ब्रुकिंग्स का है, द सैंड सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट, ठीक है, जिसमें ब्रूस रिडल भी हैं। इसमें दे टॉक अबाउट डिप्लोमेटिक ऑप्शंस। नवरूप, इस पे आने से पहले मैं एक चीज थोड़ा सा एक्सपेंशन चाहूंगा आपसे। जब आप बोल रहे हो कि ये जो सो कॉल्ड मुल्ला पावर आती है ईरान के अंदर, तो पर शाह भी तो यूएस का पपेट ही था, जो इंडिया की 65 वॉर है उसके अंदर या पूरे रीजन के अंदर। तो उनको ये यू आर मीनिंग टू से कि एक पपेट को हटा के वो दूसरे पपेट को लाए, इट वाज नॉट इन अ सेंस अ रिजीम चेंज फ्रॉम यूएस इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो पूरा जो एम्बेसी का हाईजैक होता है, होस्टेज क्राइसिस आता है, करेक्ट, यूएस इंपैक्ट आता है, तो और जो तो फिर शाह को रिप्लेस करने की क्या ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी की इनको जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि इनका उसमें हर चीज में रोल रहता है। The Shah had turned unpopular and Shah had acted against the interest of certain American oil companies at that time to quell the dissent which was growing inside Iran. ठीक है, उसको लगा कि मैं अपनी पोजीशन बचाने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा. That ran contrary to American interest, and that created the space for Khomeini to travel back and say कि ये वेस्ट का बंदा नॉनसेंस है, मैं लेता हूं. The Americans lost the leverage थोड़ा बहुत after Khomeini coming in, but what they got was a concession that they let the mullah regime stay in place. In return, the Khomeini would target the Communist Party of Iran and finish it. It's like saying कि ठीक है, अगर मेरी सरकार नहीं है तो उसकी भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, उसकी इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जानी चाहिए. So what the Iranians did was, the Iranian regime, which was a mullah regime, which is even still there today, at that time they wiped out the Communist Party, they reduced the Soviet influence, they refused to sign defense agreement with Moscow, then they stood neutral. So it served the Anglo-American establishment कि हाँ हमारा काम हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है अब करने की और ड्रामा. And radicalism has always been a weapon for America. It has always used radicalism. चाहे वो आपका सऊदी अरेबिया का हो, चाहे वो अफगान जिहाद हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो आईसिस हो. हम लोगों ने देखा है यार कि वो लोग करते हैं इसका इस्तेमाल. They don't mind dealing with the radicals. And on one side, Rubio is saying we are forming anti-terror coalition. On the other side, he's saying, okay, they are joining with Asim Munir of Pakistan. But what kind of nonsense is this? So, and that's Syrian president. So, अब जब इन्होंने ईरान का ये सारा किस्सा खेला है, तो अब गलती क्या होती है? ये पेपर जो आता है, इसमें बहुत सारी वेरी इंटरेस्टिंगली ये पेपर बात करता है डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, by going all out invasion. The OCIRAC option मतलब इराक की तरह एक ऑपरेशन करो, ठीक है, जो इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे उन्होंने उड़ाया था. Leave it to Bibi, allowing and encouraging an Israeli military strike. Okay. Third, toppling regime in Tehran, the third option which this paper provides. The Velvet Revolution, supporting a popular uprising, inspiring insurgency, and coup supporting military move against the regime. So now we have a blueprint which was drawn in 2009, ठीक है, कि हमें ये करना है. At that time, Brookings paper, Bruce Riddle, they are all very clear. It's like a revolving door policy. आज administration में basically पूरा अमेरिका का है कि प्रेसिडेंट आता जाता है, ये जो इंटरेस्ट है वो परमानेंट है. एग्जैक्टली. तो अब इन लोग ड्रॉ कर रहे हो, इंटरेस्ट इज फ्रॉम 1840 परमानेंट. ब्रिटिश का जो इंपीरियल पावर अगर यूएस के पास गई डिफरेंट फॉर्म में, तो वो इंटरेस्ट तो 1840 का डिसीजन आज भी चल रहा है. वही सेम पॉलिसी. दे डोंट वांट दोस पावर्स ऑन द पर्शियन गल्फ. वही चीज चल रही है. अब इन्होंने क्या किया, ओबामा ने न्यूक्लियर डील साइन करी, JCPOA साइन करा, सब कुछ करा, ठीक है, वो इरानियंस मान गए, एवरीवन एग्री. पर नेतन्याहू सेड कि नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जारी है, ये जारी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है, बंद करो. अब टिल द टाइम ओबामा वाज देयर, नेतन्याहू की कुछ सुन नहीं रहा था, ठीक है. जैसे ही ट्रंप आया, ही फर्स्ट थिंग यू वर ट्रंप एंड नेतन्याहू वर वेरी क्लोज, लेट्स सेट द बेटर अबाउट देम, ठीक है. ठीक है, तो ही कम्स एंड रिप्स अपार्ट JCPOA कि मैं नहीं मानता, खत्म हो गया. Then they crossed the Rubicon
which even Bush did not cross. ठीक है, इन्होंने 2021 के जनवरी में जनरल कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया बगदाद पे, और एक्सियोस पेपर में जो एक काइंड ऑफ अ प्रो इजरायली, जिसमें बराक रावेड और बाकी सारे जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट करते हैं, वहां पर डॉक्यूमेंटेड है कि ट्रंप वाज लिविड कि बीबी अग्रीड टू कि इजराइल विल इक्वली पार्टिसिपेट इन दिस ऑपरेशन टू असैसिनेट जनरल सुलेमानी, कासिम सुलेमानी, बट they refused. They did not actively participate, and America had to take the bulk of the lifting. अमेरिका को करना पड़ा सारा कुछ, इसलिए इरानियंस जो है। अच्छा, अब क्या हुआ? Till now, Qasim Soleimani was the one who was asking Rouhani, Zarif, and other mullah, the presidents and the prime minister and the foreign minister of Iran to keep the back channel on, keep negotiating with the West, keep not negotiating with the Europeans, कि एक peaceful solution है इसका इस बात का निकला है। But under the influence of Netanyahu, with Trump taking out Qasim Soleimani, ठीक है, suddenly the IRGC, which is the Revolutionary Guard, which is the state within the state जो आज ईरान की सारी इंडस्ट्री चलाता है, मुल्ला जस्ट ऑर्नामेंटल हेड्स, उनके नीचे जितना भी पाकिस्तान की तरह जितना भी इनकी ऑयल कॉम्प्लेक्स, इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पोर्ट्स, इनकी माइंस, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी, सारा IRGC चलाता है। ठीक है, तो IRGC लाइक द like the Pakistani military within Iran. So at that time, the IRGC prevailed upon mullahs and said, look, well, we gave you the option to negotiate with the Americans. Look what they have done with us. They betrayed us. और इसकी कहानी ये है कि 2007-2008 में एक रिपोर्ट छपी थी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में 2012 में, जहां पे बताया गया था कि बुश के दौरान 7-8 के दौरान, बुश सेकंड के दौरान, the Mossad activists were caught in Balochistan pretending as CIA officers, recruiting Jandula group, ये reported है public में, and targeting Iranian military officials. And the Bush administration was livid with Israel कि भाई ये क्या कर रहे हो? You are pretending to be CIA officials, recruiting terrorists and getting hits on Iran. Because Bush की stated policy थी कि Iran may be the part of axis of evil, but we will not directly hit the Iranian military. Right? We will negotiate, but we will not hit. That policy was broken by Trump. और वहां से जब वो ट्रम्प, जैसे ही 21 में ट्रम्प ने JCPO रिपोर्ट किया, कासिम सुलेमानी को किया, what did the Iranians do? July में they signed an agreement with the Chinese for BRI, for trade, for 25 years of $400 billion. And that actually meant, finally you had the communist power like China sitting on the Persian Gulf, trading, doing BRI, trading oil in yuan, doing everything in bilateral trade. The circle completes in a sense. The circle completes in a sense. Complete. But yes, Navroop, मैं एक पे चलना चाहूँगा because you do so much of deep study into this. बुश और ओबामा दोनों ये रूबिकॉन क्रॉस नहीं कर रहे थे, ट्रंप ने रूबिकॉन क्रॉस किया। तो ये क्या स्ट्रेटेजिक चेंज आया? क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो इतना से इनएविटेबल है। अगर यूएस का प्रेशर ईरान पे आएगा, ईरान के पास ऑप्शन ही नहीं भागने की रशिया या चाइनीज सपोर्ट की सिवा। दे हैव नो अदर ऑप्शन। तो ये चेंज क्या रीजन है ट्रंप का? आप बोलोगे कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मेलगोमानिया, या जो 2009 का पेपर बोल रहे हो? तो ये एक हिस्टोरिक यूएस पॉलिसी में जब वो इराक पे अटैक कर रहे थे पर ईरान को नहीं कर रहे थे, इसके चेंज को आप कैसे एनालाइज करते हो इन द करंट अमेरिकन माइंडसेट? बिल्कुल। अब हुआ क्या है कि इट इज वन थिंग टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद चाइना, जो उन्होंने 2021 में किया, जो अब ऑपरेशनलाइज हो चुका है। It is second thing what they did in January of 2025 they signed a defense agreement with Moscow, जो उन्होंने 80s में रिन्यू नहीं किया था, ठीक है, और पुतिन ने रैटिफाई कर दिया, right? So now they got into a defense agreement with two. As a consequence, and plus a third big naafrmani what Iranians did was that they
they enrich uranium up to 80%, which was not acceptable to the Americans. ठीक है? And fifth, what they did was, the next was that they started to trade oil with China in yuan. Now, what is happening, the trend which is happening is, what is the bigger problem for Donald Trump? Why this sudden crazy philosophy of tariffs, sudden crazy philosophy of going after Venezuela, then going after Iran, then, targeting India and Russia? ये क्यों चल रहा है? मतलब, this Russian oil mentality कहाँ से आ रही है और ये कितना बड़ा policy change US policy में कैसे आया? इसका कारण ये है कि you have a certain group of countries who are doing non-dollar trade. And the biggest change came in 2022. 2022, when Russia's special military operation started in Ukraine to raid, अब उसमें भी ये लोग कितने प्रोपेगेंडिस्ट, उसमें भी मैं एक बता दूं, अगर आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखेंगे, बाइडन के लास्ट जाते जाते नवंबर में उसने एक अग्रीमेंट साइन किया, ट्रम्प के बाइडन के आने के बाद उसने एक अग्रीमेंट साइन किया 2021 में, ठीक है, जहां पे वो कहते हैं कि यूक्रेन को हम नेटो के साथ इंटरऑपरेटिबिलिटी करेंगे. और दैट वाज अ रेड फ्लैग फॉर रशिया. आप नेटो के फोर्सेस के साथ उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दोगे तो भैया दैट इज इक्वली टू नेटो फोर्सेस ऑन द ग्राउंड. तो रशिया हैड टू से कि भैया ये तो मेरी पहले क्राइमिया तो अलग बात है, ये तो अब कुछ और ही बढ़ रहा है. तो इसीलिए रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ. जहां इन्होंने रशिया के रिजर्व सीज किए यूरो डॉलर के, ठीक है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द वर्ल्ड. इट इज द फर्स्ट टाइम दे हैव डन इट. जेपी मॉर्गन ने भी मना किया कि ये मत करना, दिस विल बी खतरे से खाली. बिकॉज आप इंटरनेशनल करेंसी एंड मॉनिटरी जो है सारा ना एक रूल बेस्ड ऑर्डर पे, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट पे चल रहा था. डॉलर वाज रनिंग ऑन अ ट्रस्ट कि एवरी कंट्री अपने रिजर्व्स को डॉलर में रखता था, डॉलर से ट्रेड करता था. Now, if your reserves can be overnightly freezed and you can be left, बचेगा क्या? इसीलिए रशिया ने सारा का सारा उसके बाद अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, ट्रेजरीज पूरी खाली कर दी, वो गोल्ड पे चले गए पूरा. The Chinese have dumped $32 billion of treasuries in last, and their reserves have hit from 1.3 trillion to 700 billion. Lowest in 17 years of US Treasury का holding. They are diversifying into silver and gold. तो एक हिस्सा है कि कंट्रीज अपना यूएस डॉलर का, कुछ कंट्री डॉलर को बेच के गोल्ड सिल्वर में कर रही है. इंडिया भी बेच रहा है. इंडिया ने $22 बिलियन बेचे हैं इस बार, ठीक है. हम लोगों ने मैक्सिमम सिल्वर और गोल्ड इंपोर्ट किया है लास्ट ईयर, तभी तो शॉर्टेज है मार्केट में सिल्वर की. उसके बाद वी आर नाउ ट्रेडिंग अमंग ईच अदर. India, Russia, we are trading in rupee ruble. Okay. Russia, China, trading in yuan. India, China, likely trading in yuan, likely trading in dirham. We do not know क्या हो रहा है, ठीक है. Bilateral trade. Iran, Russia are trading in their respective currency. People are now bypassing the dollar. ठीक है. Countries are bypassing dollar. Big countries, big geographies: Russia, India, China, Brazil, South Africa, and Iran. Iran is also part of BRICS, by the way. ठीक है. इसमें एक और कॉलरी जुड़ती है 2024 में, जहां पे खजान समिट पे ब्रिक्स अनाउंस करता है कि हमारा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम स्विफ्ट को राइवल करने के लिए तैयार है. ठीक है. और वो मोस्ट लाइकली लास्ट रियो डी जेनेरो समिट पे जब मोदी जी गए थे तो वो ऑलमोस्ट उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है, और इंडिया की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में वो सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च होगा मोस्ट लाइकली. ठीक है. अब वो सेटलमेंट सिस्टम ये है दैट दीज कंट्रीज कैन ट्रेड विद ईच अदर, और आपस में ट्रेड कर सकती हैं, दूसरे के साथ सेटलमेंट कर सकती है ट्रेड का आउटसाइड द स्विफ्ट ऑन अ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बिटवीन ईच अदर, विच द यूएस कैन नॉट सी, कैन नॉट सैंक्शन एंड कैन नॉट स्टॉप. आप ये सोचो कि इतनी बड़ी ज्योग्राफीज लाइक इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, विच कंट्रोल्स 50% ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ, 50% of the global gold mines,
एंड 50% ऑफ द ग्लोबल, ऑलमोस्ट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। अगर ये कंट्रीज आपस में ट्रेड करना चालू हो जाए, नॉन डॉलर टर्म्स में सेटलमेंट करना चालू हो जाए, अमेरिका का डॉलर का कंट्रोल खत्म हो डॉलर जाए। एज द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज ओवर। Correct. They can't. One of the reasons we are not having a trade deal with India is because of this reason only ना। तो वो कह रहे कि तुम ब्रिक्स में बंद करो ये, तुम ये क्या कर रहे हो वहां बैठ के, तुम you decide you want to be with America or you want to be part of this group। हमने कहा हम तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी खेलेंगे। कहता ना बाबा ये ना चलने वाला, ले 50% टैरिफ, मजा ले, एंजॉय कर। So this is what is टैरिफ से भी इंडियन इकोनॉमी का कुछ अभी तक तो बिगड़ा नहीं है। हाँ, वो तो मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि ये आपने 50% टैरिफ कर दिया, बट रियल टर्म में तो यूएस में अपने दोस्तों से बात करो, उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ट्रम्प अभी बहुत बुरे रिजल्ट्स आए उसके, मिड टर्म सर पे उसके खड़ा है इन्फ्लेशन। वो तो सब कह रहे हैं कि टैक्स इज बेसिकली ऑन द अमेरिकन पब्लिक। सो बात ये आती है, तो द लास्ट थिंग विच आई वांट टू पुट अपॉन ईरान इज कि ईरान को अब जैसे अब हमने, एंड देन आई कम टू योर क्वेश्चन, ईरान पे ये जो पीछे ये पिछले 3-4 दिनों में 5 IL-79 फ्लाइट्स रशिया की कार्गो मिलिट्री भर के आया है, ठीक है। एंड एज वी स्पीक, और जब ये वेनेजुएला में इन्होंने स्ट्राइक करी आज, आई डोंट नो वेदर दिस इज एन एक्चुअल इन्वेजन और दिस इज अ मैसेज, बिकॉज 4 घंटे पहले चाइनीज डेलीगेशन वहां पे जाके मदुरो से मिल रहा था, राइट। सो यू हैव द रशियन डिस्प्ले हो रहा है प्रेसिडेंट से मीटिंग की फोटो है, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स ट्वीट आउट कर रहे हैं। सो वो एक सिग्निफिकेंट विजिट है चाइना वेनेजुएला की, जब ये हमला होता है। और वेनेजुएला इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेनेजुएला में एक तो ऑयल, ठीक है, यूएस की जितनी ऑयल कंपनीज है, हैलिबर्टन हो गया, एक्सन मोबिल हो गया, शेवरॉन हो गया, दे वांट दैट ऑयल, दे वांट दैट शेल एट एनी कॉस्ट, दे डोंट वांट टू लूज। सेकंड, द मुनरो डॉक्ट्रिन की वी डू नॉट वांट टू लूज कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा इलाका है, यहाँ से आप लोग बाहर जाओ। एंड थर्ड, the plan is to disrupt China's energy infrastructure, oil supply, चाहे वो वेनेजुएला में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो रशियन रिफाइनरीज पे यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स हो, इट इज, चाहे वो बांग्लादेश में करना हो, चाहे वो म्यांमार में घुसना हो यूएस का अल्टीमेटली रेयर अर्थ के नाम पे, इट इज ऑल अबाउट, चाहे वो ग्वादर में पाकिस्तान में घुस के दोबारा अपना बेस बनाना है। They want to disrupt the Chinese energy and oil infrastructure so that they cannot run away in a tech or a AI race with America. ये पूरी स्ट्रैटेजी, इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनमेंट। अब मैं आता हूं जो आपने मुझे बोला कि भाई जो यूएस में तो ऑलरेडी मतलब टैरिफ, जो इंडिया का जो टैरिफ चल रहे क्या है, देखो इसमें ना एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि US has 2 options. Either it can reindustrialize, reshore itself, build AI, compete in the AI race, or give up the dollar or the bond market. बहुत सिंपल है, you cannot have both. Why? Because अमेरिका को अगर अपने आप को रीइंडस्ट्रियलाइज करना है, उसको ट्रेड डेफिसिट खत्म करने पड़ेंगे। 1970 से जो जब से निक्सन ने इनको उतारा है गोल्ड से डीपैक किया, तो क्या हो रहा है, कंट्रीज जो है सरप्लस रन करती हैं, वो सरप्लस से वो डॉलर के बॉन्ड बाय करती हैं, ट्रेजरीज बाय करती हैं, ट्रेजरी का इंटरेस्ट रेट लो रहता है, अमेरिका कैन फाइनेंशियलाइजेशन, लो लिक्विडिटी, लो इंटरेस्ट रेट्स पे जितना मर्जी लोन उठाओ, करते जाओ, एसेट बबल बनाओ, स्टॉक मार्केट करो, बबल बूम बस्ट पूरा एंजॉय करो, सस्ती। And that is the model which prevailed. That was the model for globalization which continued 70s, 80s, 90s, 2000, 2010s, right? Cheap capital, pura US cheap capital. Cheap capital, cheap goods from China and cheap energy from Russia powering European factories which further powered the American consumers. So it was all linked. इसमें ना जॉल्टन पोजार का जो क्रेडिट सूजी का, उसका एक बहुत अच्छा पेपर था जो 2022 में आया था यूक्रेन वॉर के बाद। 7 पेपर की सीरीज है, तो उसमें मैंने पढ़ी थी, उसमें उसने बोला था रशिया इज लाइक द G-SIB ऑफ कमोडिटीज, जो लो एनर्जी लो इन्फ्लेशन देता है, पावर कर रहा है,
China is the G-SIB of production factories जो low cheap goods European और American consumers को provide कर रहा है. Both these countries are underwriting the low inflationary globalized order for American consumers. Very interesting. Very interesting. And the moment you hit them, the whole order breaks and collapses. And that is when he said, I'll complete one line. And he ended with, now since this has broken down, this order is breaking down now, you will see the gold and silver rally like crazy because these countries control commodities and minings. And they will weaponize these commodities of gold and silver against the dollar, and you will see that in future. This guy told in 2022, and we are seeing this play out now. No, but it is seriously जो यूएस ने किया है कि भैया एनर्जी चीप है रशिया से, या फिर आपने एक हद तक सऊदी मिडिल ईस्ट भी कंट्रोल किया हुआ है, चीप एनर्जी वहां से, चीप प्रोडक्शन आपने सारी चाइना को दे दी, वो दे के चाइना को आपने एक देश बना दिया जो 70s 80s में क्या हालत में था वो हो गया. और सबका बेनिफिट आपको उस समय तत्कालीन बेनिफिट ये हो रहा था कि आपका जो हम बोलते थे यूएस में फूड तो जी बहुत चीप है, जितना मर्जी खा लो, 20 साल पहले यूएस में खाना इतने बड़े बड़े पोर्शंस आते हैं जी खाने के, 80s 90s में बात कर रहा हूँ, खाना खा लो जी चीप है जी, पोर्शन ये है, ये कपड़ा चीप है, खाना चीप है, ये चीप है, वो चीप है. और एकदम से अब वहां पे डिजाइनर छोड़ दो, बेसिक आदमी का जीना बहुत चीप है, वो चेंज होके अब एक नॉर्मल आदमी को इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है क्योंकि आपने प्रोडक्शन भी रोक दी आपने, और आपने अपनी एनर्जी भी रोक दी खुद ही, और टैरिफ्स भी लगा दिए. अब टैरिफ्स कौन पे कर रहा है? वो अमेरिका. टैरिफ भी लगा दिए. तो अब आप देखो, टेक्निकली वर्ल्ड इज नाउ गोइंग थ्रू अ डीग्लोबलाइजेशन फेज, जहाँ पे टैरिफ वॉल्स, इमिग्रेशन वॉल्स खड़ी हो रही हैं यूएस में. वो कहते हैं हमें, अच्छा अब नाउ इफ ट्रेड सरप्लसेस वैनिश तो क्या होगा? ठीक है, the countries will not be able to invest in US bonds. If the countries are unable to invest in US bonds, the US bond yield will go up. US bond yield ऊपर जाएंगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो चीप कैपिटल नहीं होगा, चीप कैपिटल नहीं होगा तो अमेरिकन एम्पायर की इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग कैसे होगी, जो ये करना चाहते हैं रीशोर. उसके लिए ये क्या करेंगे जो शुरू हो चुका है. ट्रम्प धमकी देता है अगला फेडरल रिजर्व का गवर्नर जो आएगा वो इंटरेस्ट रेट 1% पे रखेगा, अगला जो बंदा आएगा वो 2% पे रखेगा. So what they are going to do, it is called financial repression in economic terms or yield curve control, कि फेड आर्टिफिशियली इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके रखेगा एट अराउंड 1.5 2 के लेवल पे, जबकि इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 2.9 पे है, 2.7 2.8 पे चल रहा है कंपेयर टू 2% के लेवल पे जो आइडियली होना चाहिए, वो 3 4 5 पे जाएगा. तो अगर बॉन्ड होल्डर्स का इंटरेस्ट रेट 2% का है, 2.5% का, और इन्फ्लेशन 4-5% का है, भाई बॉन्ड कौन खरीदेगा? लोग बेच के निकल जाएंगे, राइट? So that means if you want to reindustrialize, you want cheap capital, you want reshoring, that means the bond market will break, that means dollar will break, dollar will be devalued. And डॉलर का डिवैल्यूएशन चालू हो चुका है ऑलरेडी, वो 10% नीचे जा चुका है, अभी वो और नीचे रहेगा, डॉलर विल बिकम वर्थलेस, और इन्फ्लेशन 4% 5% 6% बढ़ेगा. अल्टीमेटली द डेट विल बी डिवैल्यूड एज वेल, क्योंकि जब डेट को ओनली वे यू कैन इन्फ्लेट द डेट इज यू इन्फ्लेट द डेट, ठीक है, यू कैन एस्केप. ये पहले इन्होंने एक बार किया था 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इनका डेट टू जीडीपी रेशियो 120% था, दे गॉट इट टू 25% बाय 1964, बट दे हैड एन इन्फ्लेशन ऑफ 14%. उस टाइम पे अमेरिका इंडस्ट्रियल पावर था, उस टाइम पे अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग पावर थी, फोर्ड मोटर्स ये वो. आज वो नहीं है, आज वो बेस फॉलो है अंदर से. तो ये किस बेसिस पे चलेंगे और क्या करेंगे? इसीलिए ट्रंप अपने बेस को पता है इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, डेट को इन्फ्लेट करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू हाइपर इन्फ्लेट द यूएस इकोनॉमी. हाइपर इन्फ्लेट मतलब बॉन्ड मार्केट टूटेगी, डॉलर टूटेगा, ठीक है.
So he knows that America is going to go through a crisis, and which is why वो अपने बेस को xenophobia feed करता है, मगा बेस को रेसिज्म के नाम पे, कि इंडियंस आपकी जॉब चुरा रहे हैं, H1B वाले आपके खिलाफ हैं. What those brainwashed idiots don't realize, it is not the Indians who are stealing your jobs. It is your own Wall Street which outsource your jobs to China, Vietnam, South Korea, Japan. इंडिया में तो बहुत minuscule percent आया है. So when you have a challenge toward, and if you do not compete, if you let the interest rate rise and you don't do yield curve control, you will not be able to reindustrialize, do the capex for AI on data centers. That means China will win the AI race. और चाइना में पैसा वो लगा रहे पैसा, उन्होंने एनर्जी नवरूप पर यूएस का एस्केप प्लान, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 200 साल से ब्रिटेन और यूएस को सेम ही मानता हूँ, बैटन रेस है, तो वो 200 साल से ये टाइट स्पॉट से निकलते रहे हैं. ठीक है, ये एक और टाइट स्पॉट आ गया इनके लिए. 200 साल से टाइट स्पॉट से निकल रहे हैं, 250 साल ही मान लो आप, टाइट स्पॉट से निकल रहे हैं. तो उस टाइट स्पॉट से निकलने के लिए ही शायद ये जो ट्रम्प आया था कि मैं कोई वॉर नहीं करूंगा, एक साथ 2 सबसे बड़े ऑयल रिजर्व देशों के ऊपर हमला कर रहा है, वेनेजुएला और ईरान, जहां से हमने कॉन्वर्सेशन शुरू की थी. क्योंकि अगर रशिया एक तरह से फंसा हुआ यूक्रेन में, आई डू नॉट नो, मैं ये दूंगा आपके व्यूज इस पे कि रशिया की क्या कैपेसिटी है ईरान से जो मर्जी पेपर पे एग्रीमेंट हो टू बी एबल टू हेल्प ईरान, जितना वो वहां पे एक्सपोज्ड है. और दूसरा, चाइना इज अ फ्यूल गजलिंग नेशन. अगर ईरान में, मैं बोलता हूं इराक या सीरिया हो गया, टूट गया, तो कोई तेल नहीं जा रहा होगा, वो हर जगह बैठ जाएंगे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो छोटा मोटा हो लिया काम, फिर तो काम हो लिया. तो वो ठीक है, वेनेजुएला में तो यूएस बैठ जाएगा. वो चाइना अगर आज पहुंचा है और आज ही अटैक हो गया, तो वो जैसे आपने बोला मैसेज है, वॉर है, जो भी है, मतलब चाइना को बोल दिया भैया यहाँ मत घुस. ठीक है, यहाँ मत घुस. तो रशिया से अभी चाइना ले पा रहा है, बट रशिया पे भी अपनी नीड्स और डिमांड्स हैं. तो चाइना की भी क्या, इंडिया के इम्पैक्ट पे आने से पहले ही चाइना की वो क्या फ्यूल सप्लाई और प्रोडक्शन तो शिफ्ट कर ही रहा है, और फ्यूल सप्लाई रोक के चाइना को आर्टिफिशियली एक किल बटन दबा रहा है चाइना पे भी. They want to pin down China. It is not able to, and I'll tell you why. The statistics are very interesting. While the US used money, cheap money. Sorry. तो यूएस ने जो पूरा का पूरा एआई केपेक्स जो किया या चीप फंडिंग जो वो करता था, वो सारी फंडिंग उसने इस्तेमाल करी फाइनेंशियलाइजेशन के लिए, क्रिप्टो के लिए, इन बबल्स को फैलाया. तो चाइनीज ने क्या किया, चाइना ने पिछले 10 साल में, अगर अब आई वाज रीडिंग IEA का एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो दे वर टेलिंग कि चाइना ने 2008 से 2024 तक आते पूरा एक सोलर पावर ग्रिड इकट्ठा कर लिया, मतलब पूरा ग्रिड बना लिया इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ अमेरिका. तो दे हैव द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट देयर एआई एंड डेटा सेंटर्स टू कंटिन्यू. लेकिन उनकी, जैसे आपने बोला, उनकी भी ऑयल नीड्स है, तो वो ऑयल अलग अलग सोर्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. रशिया से ले रहे हैं, ईरान से ले रहे हैं, वेनेजुएला से उनका 10% ऑयल आता है, विच इज इंटरेस्टिंग टू सी कि वेनेजुएला में क्या होता है अपना आगे जाके, राइट. उनके मेजर तो रीजन्स यही है, रशिया जो यूएस इन्फ्लुएंस से बाहर है, वेनेजुएला, ईरान, रशिया, ये 3 ही हैं जो यूएस ने सुबह बोला कि तेल नहीं दोगे तो शायद ना सुने, राइट. हाँ, बिल्कुल, वो तीनों को आप दबा रहे हो. बिल्कुल. एंड देन द स्टेट ऑफ मलाक्का ये चोक पॉइंट, इसीलिए वो बांग्लादेश में आके बैठा है यूएस कि मैं नजर रख सकूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है. इट्स लेस अबाउट इंडिया एंड मोर अबाउट चाइना चोक पॉइंट्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे दिस इज अ गेम विच इज गोइंग टू बी प्लेड टुगेदर. देयर आर गोइंग टू बी टू से कि ए कंट्री इज गोइंग टू विन, एंड दिस इज लाइक अ कोल्ड वॉर 2.0 व्हिच इज इनिशिएटेड. ठीक है, वो कोल्ड वॉर 1 was between Soviet Union and America. Cold War 2 is between China, where they will compete with each other in different spheres of influence for different markets, right? Energy and oil resources, मतलब ऑयल के लिए भी, रेयर अर्थ्स के लिए भी. अब आप देखो, ट्रंप ने ऑलरेडी सिल्वर को, कॉपर को, सबको स्ट्रेटेजिक मेटल डिक्लेयर कर दिया है.
चाइना जाके ऑलरेडी माइंस को जाके ऑक्यूपाई कर रहा है, अफ्रीका में माइंस ली हैं, साउथ अमेरिका में माइन ली है। अब साउथ अमेरिका इतना अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? चाइना ने जैसे रिस्ट्रिक्शन लगाई कि 1 जनवरी से चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट बंद कर रहा है वर्ल्ड को, और वो 15% सिल्वर एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को। तो जो सडनली सिल्वर में जो स्पर्ट आया, एकदम आया, और जो यूएस बैंक की लगी, जो मॉनेटरी सिल्वर के लगी, वो क्यों लगी? बिकॉज चाइना ने अपने आप को पिछले 10-20 साल में इंडस्ट्रियल पावर बना ली है। हाउ द चाइनीज हैव काउंटर्ड यूएस इज, बॉस यू मे कंट्रोल द ऑयल बट आई कंट्रोल द रेयर अर्थ्स एंड द माइनिंग। So if you want to build any F-47s, you want to build any industry, you want to reshore, you want to reindustrialize, you will need those chips. And for that chips, you will need those rare earths. And those rare earths के बिना आप नहीं कर सकते। और कई जगह पे चाइना की मोनोपोली 80%, 85% है, which is why America will put pressure, but again pull back, put pressure, pull back. You know, this is kind of, you know, back and forth दोनों powers के बीच में अभी चलने वाला है over various theaters. ये मुझे लगता है ये आगे का सिनारियो जो है पूरा का पूरा बैठने वाला है। और इस पूरे खेल में I think इस पूरे खेल में इंडिया will play a very pivotal role in it. बस you have taken the words out of my mouth। जो मैं आना चाहता था कि चाइना और यूएस एक कंपटीशन शुरू हो रहा है, और एक्चुअली फॉर अ चेंज चाइना ऐसा देश है जिसपे ट्रम्प शुरू से कह रहा है कि मुझे चाइना से compete करना है, चाइना इज द थ्रेट। ये सरप्राइजिंगली वो कंसिस्टेंटली बहुत देर से बोल रहा है। दिस इज नॉट वन ऑफ द थिंग्स जो उसने अभी शुरू करी है। तो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट वुड हैव बीन कि चाइना का सबसे बड़ा राइवल अगर कोई पोटेंशियली है तो वो इंडिया ही हो सकता है, कोई और हो नहीं सकता। रशिया इज आबादी ही नहीं है। फॉरगेट द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट रशिया, इट इज नॉट हैविंग द पॉपुलेशन टू कम्पीट, नॉट इवन द इकोनॉमी टू कम्पीट। लीव इट। मैं इकोनॉमी भी, चलो आप जंप स्टार्ट कर लो, कुछ एआई इकोनॉमी बन जाओ, मतलब अभी नहीं है। बट जब आपके पास पॉपुलेशन नहीं है, दूसरा जो देश है एंशिएंट देश है जापान, बर्थ रेट सबको पता है, अगेन पॉपुलेशन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जगह बात कर लें, एंड में यू नीड ह्यूमन बीइंग्स टू compete with a power to power, राइट? तो वो ह्यूमन कंजम्पशन हो, इकोनॉमी भी कंजम्पशन पे चलेगी और नेशनल सिक्योरिटी भी आपके पास इंटीग्रल बात है। तो ये यूएस पॉलिसी जो चाइना को कंटेनमेंट की है, पर वो साथ ही साथ इंडिया को भी अपना अलाय नहीं बना रहा, इवन टेम्पररी नहीं बना रहा। 50% टैरिफ हो या एप्पल को थ्रेट करना कि प्रोडक्शन मत करो, नॉट दैट टिम कुक हर्ड, वो बढ़ाता गया है। तो इंडिया का क्या इंपैक्ट होने जा रहा है इस सिनेरियो में जो ईरान में हुआ? क्योंकि जो प्रॉब्लम चाइना की है वही इंडिया की है। हमारा तेल कहां से आएगा, हमारे अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, हमारे अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशंस, आपको पता है हर चौथे दिन कोई ना कोई खड़ा करने के लिए बैठा हुआ है किसी ना किसी इशू पे। कई इश्यूज जेन्युइन भी हैं, पर कई इश्यूज एकदम आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं, और कौन सा जेन्युइन इशू हाईजैक हो जाए ये भी पता नहीं है। सो इंडिया इज ऑल्सो ऑलवेज इन देयर सेंस अ पाउडर केक, उनकी इमेजिनेशन में, राइट? बिल्कुल। तो इंडिया पे क्या इंपैक्ट है जो इन्होंने बांग्लादेश किया, नेपाल किया, चाइना यूएस का तो है ही है। इंडिया पे तेल का, मैं तेल से शुरू करता हूं फिर मैं इकोनॉमी, तेल का इंडिया पे क्या इंपैक्ट होने जा रहा है अगले साल 2 साल अगर यूएस ऑपरेशन वेनेजुएला, ईरान, रशिया पे सैंक्शंस हैं ही आगे बढ़ता है? इंटरेस्टिंगली इंडिया पे पहले तो मैं तेल पे आता हूं जैसे आपने बोला, देन आई विल कम टू द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो इंडिया पे क्योंकि रशिया से हम तेल ले रहे हैं, वो तेल अभी भी जारी है। द ओनली पॉइंट इज कि वो तेल अब सैंक्शन एंटिटीज से नहीं आ रहा है, वो नॉन सैंक्शन एंटिटीज से आ रहा है। ठीक है, जैसे वो ल्यूक ऑयल और रोजनेफ्ट से नहीं आ रहा है, लेकिन वो दूसरी एंटिटी से आ रहा है। ठीक है, और उसमें भी इवन रोजनेफ्ट से भी उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1 महीने का, जो पब्लिकली रिपोर्टेड है, 1 महीने का वेवर दिया है कि आप कर लो, जितना इंपोर्ट करना है कर लो। एंड तो ऑयल का, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, आई थिंक इंडिया हैज सो फार सिक्योर्ड इट्स इश्यूज विद ऑयल को लेके नहीं है, बिकॉज हमने फ्यूचर्स हेज करके रखते होते हैं, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेके रखते हैं ऑयल शिपमेंट्स के 6 महीने 8 महीने के आगे के। तो ईरान से तो हमारा वैसे भी ऑयल ट्रेड बंद है, 2019 से हम लोगों ने बंद कर रखा है, तो उसमें कोई बड़ी चीज वो तो है ही नहीं। तो वेनेजुएला से हमारा ऑयल आता था, रिलायंस यूज्ड टू इंपोर्ट, वो भी अंडर बिकॉज बाइडेन ने अलाउ किया था कि आप कर लो। ट्रम्प ने मना किया तो हमने वहां से भी किया, बिकॉज वहां द यूएस डोमिनेशन इज मोर प्रेवलेंट ओवर देयर।
So our oil sources from Iraq, our oil sources from Saudi Arabia, sweet crude from Saudi Arabia. We are importing oil from Russia. We are importing oil and gas even from America, ताकि ट्रम्प को ठंडा किया जा सके कि भाई नहीं ठीक है, डोंट गेट एंग्री. वन ऑफ द रीजन ट्रम्प ओपनली इंडिया के खिलाफ बकवास नहीं कर रहा है या ट्वीट नहीं कर रहा है क्योंकि वी आर बाइंग रशियन अमेरिकन ऑयल एंड एलएनजी एंड गैसेस. तो वो तो ऑयल इज इंडिया सो फार. इंडिया पे आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा इफेक्ट ऑयल का आएगा अनलेस देयर इज अ डिस्प्यूट और अ वॉर इन मैसिव वॉर इन ईरान, व्हिच आई डोंट सी. ईरान की टिपोग्राफी ऐसी है कि ऑन वन साइड यू हैव अ वेरी हॉट डेजर्ट, ऑन द अदर साइड यू हैव टू ह्यूज माउंटेन रेंज. इट इज नॉट लाइक इराक जहां से आप हाईवे पे स्टोल करते हुए बगदाद की तरफ पहुंच जाओगे. ईरान आपको गुरिल्ला वॉरफेयर में सिंच कर सकता है वहां पे अगर वो करना चाहे. द ओनली वे दीज गाइस कैन टॉपल ईरान इज थ्रू अ रेजिम चेंज फ्रॉम इनसाइड. वो भी अगर IRGC जो उनकी मिलिट्री है वो कर दे. कुछ हद तक रशिया इनको सपोर्ट कर पाएगा, कुछ हद तक. वो यूक्रेन में टाइड अप है ऑलरेडी. रशिया की बैंडविड्थ की बात ही आ रही है. बिल्कुल. चाइना कुछ हद तक करेगा बिकॉज उसके बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है करने में. बट यूएस भी इन्वेड नहीं कर सकता. वो डिग्रेड करता रहेगा, स्ट्राइक करते रहेंगे, होपिंग कि अंदर से कोई रिवोल्ट होगा, ठीक है, उनके खिलाफ. राइट. अब जैसे पॉम्पियो ने बोला मोसाद ऑफिसर्स के बारे में कि भाई दे आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको. मैंने कभी शाह ऑफ ईरान के बारे में हिस्ट्री के सिवा सुना ही नहीं था, ठीक है. पर अगर आप पिछला 3-4 साल देखें तो जितने बड़े पॉडकास्टर्स हैं यूएस के, जहां पे बेसिकली मीडिया है, शाह ऑफ ईरान, उसकी फैमिली, हर बड़े पॉडकास्ट पे वो मोटा मोटा जा चुके हैं. तो दोबारा उनको उनकी लेजिटिमेसी, उनका क्लेम कहाँ 79 का खत्म हुआ रीस्टैब्लिश मीडिया में किया जा रहा है. वो एक इंटरेस्टिंग बात है यूएस के पास, क्योंकि आप कह रहे हो कि यूएस जो टोपोग्राफी है, यूएस बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं अफोर्ड करता. और ट्रम्प तो बिल्कुल ही बूट्स ऑन ग्राउंड अफोर्ड नहीं करता आज के जमाने में. कि सब पूछेंगे भैया कौन सा बिलियनियर बच्चा. I have a breaking news coming. The US president has just announced the United States of America has successfully carried out a large against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who, along with his wife, has been captured and flown out of the country. What? Yes. Holy this operation was done in conjunction with US law enforcement. Details to follow. There will be a news conference today at 11 a.m. at Mar-a-Lago. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. मैं अभी ट्विटर खोल ही रहा हूं भाई. ये क्या कर दिया? स्टेटमेंट. यस. Let me put it on screen. Let me put it on screen. 1 second. अरे कैसे करते हैं, भूल ही गया. तो स्क्रीन सेविंग को rules based order है ना. उठा के दूसरे जगह को किडनैप कर लिया यार. अब किधर. United States has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela's leader, who has been flown along with his wife. Kidnapping. My God, look at the language, no? Holy hell. Exactly. You have kidnapped a nation, man. You kidnapped the president of another sovereign country. Can you imagine this? We live in unbelievable times, man. We actually live in very unbelievable times. This is crazy, absolutely. आपने जाके दूसरे वे में व्हाट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अमेरिकन पावर. एक दिन में आपको रिजीम चेंज हो गया, उठा के ले गया आदमी को. तो नाउ यू थिंक, आप सोचो खोमेनी क्या सोच रहा होगा बैठ के तेरा. मॉस्को की टिकट कटा के रख दो. मतलब एक सेंस में यू हैव टू अप्रिशिएट द अमेरिकन सुपर पावर हेजेमनी. हाँ भाई, they are very clear. मैंने बोला ना, they are very clear. US की they are very clear. They want to go after their dominance in western region of America. ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ कोई नहीं आएगा. क्यूबन क्राइसिस तो हर बंदे को याद है, जब सोवियत यूनियन ने मिसाइल डिप्लॉय किया था. That was exactly the same thing जो आज चल रही है. तो
इंडिया के लिए ऑयल में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ पे जो अमेरिका हमसे जो 25 साल की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट इज बेस्ड ऑन वेरी फ्यू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आप अगर इनकी वॉर एंड पीस स्टडी पढ़े 1945 की, आप इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी मेमोरेंडम पढ़े किसिंगर का 1970 का, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है दैट वी वांट टू अलाइन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अलोंग विद अमेरिका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड secure the critical natural resources for America to maintain its hegemony. That is the basic concept, right? Now, इस कॉन्सेप्ट में आप जो हो ना, आप उनके और उनका बायपार्टिजन कंसेंसस कांग्रेस में ये था, we must make sure that India slowly starts diversifying from Russia towards America in arms and energy. आनंद धीरे, और ये हमारे साथ क्वाड इनिशिएटिव, फाउंडेशनल अग्रीमेंट, कॉमकासा, लेमुआ, सब उसकी वन बाय वन थे। एंड इंडिया आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ अमेरिका's आर्क ऑफ कंटेनमेंट अगेंस्ट चाइना। Now on both these counts, what you did was you sought Moscow's mediation to settle to get a breakthrough in Galwan. ठीक है, गालवान का 2024 में जो आपका अग्रीमेंट हुआ वो मॉस्को की मीडिएशन से हुआ। उसके बाद आपने चाइना के साथ सिविल एविएशन लिंक्स भी खोल लिया, जबकि अभी वो डिस्प्यूट पूरी तरीके से सेटल होना बाकी है। आई एम नॉट सेइंग डिस्प्यूट सेटल हो चुके हैं, वो चाइनीज के तमाशा भी जारी है अरुणाचल से लेके लद्दाख। अरुणाचल में जो एक ब्लॉगर को रोका और एक लेडी को जो पासपोर्ट पे रोका, You cannot trust them. I'm not saying you can trust the Chinese. Chinese are equally duplicitous people. सरदार पटेल का तो ओपन लेटर था पंडित नेहरू को 1950 में जब इन्होंने तिब्बत कैप्चर किया था, that do not trust the communist. In your hate of the imperialists in the West, इसका मतलब ये नहीं कि हम कम्युनिस्टों को अपना दोस्त समझ बैठे, सीसीपी वालों को। वही सरदार पटेल, I have not read the letter, but situation आज भी वही है। बिल्कुल इश्यूज के चक्कर में यू कांट ट्रस्ट चाइना के यू कांट ट्रस्ट यूएस, so it's the same thing, just a cycle. So what India has done is India is following the policy of strategic autonomy, saying okay, we will do financial and technology with America, we will do energy and defense with Russia, we will continue to trade with China. This doesn't fit into American foreign policy, na? They wanted you to contain China. They wanted you to diversify, and you are not doing it. And plus you are part of the group to the BRICS group to de-dollarize जो non-dollar trade कर रहे हैं. I mean seriously. तो वो अमेरिकन कहेंगे यार ये तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी से जेल नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन देयर इज अ फंडामेंटल ब्रेकडाउन इन यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर ट्रंप। और ट्रंप ने उसमें आके एक और पिलर खड़ा कर दिया उस ब्रेकडाउन के अंदर कि आप हमें मार्केट एक्सेस दो एग्रीकल्चर डेयरी का, आप हमें जीएमओ फूड्स के बारे में दो, डेटा लोकलाइजेशन रूल्स डाइल्यूट करो, फार्मा रूल्स डाइल्यूट करो। यार यू कांट गिव ना। व्हाइल यू आर स्पीकिंग ना, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कि मेरे दिमाग में अभी भी ये चल रहा है, एंड यू वी आर बोथ लॉयर्स, कि भाई आप एक सॉवरेन देश के प्रेसिडेंट को उठा के लेके हो। you are talking about agriculture trade, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बेसिकली रैम्बो, आप रैम्बो की तरह आए, एक इंडिपेंडेंट देश के प्रेसिडेंट, उसकी वाइफ को उठाया, कैप्चर किया, ले गए, और आप बोल रहे हो हमने कैप्चर कर दिया। मतलब इसका आप इम्पैक्ट समझ रहे हो कि क्या चीज है ये? दिस इज लाइक द रोमन टाइम्स और सम टाइम्स के हमने किंग को बोला कि आओ हमारे को होमेज पे करने आओ रोमन सेनेट के पास, और बैठा दिया उसको। These people they can go to any extent. Those who almost targeted Vladimir Putin's palace by drones in Ukraine, गट्स देख लो, ठीक है? यूक्रेन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने वो करा दिया। They can go to any extent, yeah. They can go to any extent. इन्होंने इमरान खान को डिपोज करवाया था, डोनाल्ड लू ने, एवरीवन नोज इट। यार यू नो द सरप्राइजिंग पार्ट इज नॉट कि इन्होंने डिपोज करवाया, वो हमेशा करते आए हैं, वो लोकल प्लेयर्स यूज करके आए हैं,
ठीक है, इमरान खान को उठाया, शहीदा वो उसको हसीना को यहाँ भेज दिया, शेख वली हसीना को उधर यूनस को बनाया, ये गेम्स तो ये खेलते आए हैं, पर ये अब ट्रंप की वो उस लेवल पे आ गई है कि अब आप लोकल प्लेयर से नहीं खेल रहे, आप खुद ही आके उठा के ले जा रहे हो। मतलब ये एक यू स्टडीड सो डीपली, कोई लास्ट हिस्टोरिकल एनेक्डोट याद है यहाँ पे आपने डायरेक्टली आके ऐसा किया हो? रिजीम चेंज तो ये हमेशा करते रहे हैं हम, रिजीम चेंज तो ये 100 साल से करते हैं। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। जस्ट अ सेकंड, I'm on a podcast, 2 minutes प्लीज, इधर ये बात करें, एक सेकंड, हम काट देना इसको, ठीक है? ओके, तो ये रिजीम चेंज का जो ये स्टाइल है, रिजीम चेंज इज गिवन दिस स्टाइल, मतलब बिकॉज़ व्हेन यू आर स्पीकिंग ना एग्रीकल्चर, ये मैं बोल रहा हूं, अगर आप ये रूबिकॉन क्रॉस कर जाते हो तो बचा क्या? अब बचा क्या? अब लिटरली आप किसी भी देश में घुस के 10 मिलियन, ये मतलब वी आर गोइंग टू मिडिवल टाइम, $10 मिलियन दूंगा इस देश के प्रेसिडेंट को, आप असैसिनेट कर दो, यही बचा। $15 मिलियन दूंगा, भाई ही कैन ट्वीट टुमारो, आई विल गिव यू $15 मिलियन एंड यूएस सिटीजनशिप। मैंने बोला ना, मैंने बोला, देखो वी आर इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम, वी आर टोटली अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। एक कोई भी आप किसी देश की सिक्योरिटी, ईरान की कर लो, इराक की कर लो, जो भी मिडिल ईस्ट में है, आपने ये ट्वीट कर दिया, आई विल गिव यू $15 मिलियन, वीजा फॉर योर फैमिली इन यूएस एंड सॉरी सिटीजनशिप टू योर फैमिली इन यूएस, आपने तो टारगेट पेंट कर दिया किसी भी देश के ऊपर। आप तो अगर ये कल ट्वीट कर देता है ट्रूथ सोशल पे, तो क्या है इसका रिस्पॉन्स? कोई नहीं, एग्जैक्टली, you know, like it's and I will not be surprised that they foment this kind of, not this kind, but they foment opposition, they foment a negative propaganda campaign against the government of India as well, because the government is not bending to the US demands on trade deal. तो भी तो हो रहा है ना, ये मतलब आप एक्टिविस्ट को लेके, इन्वायरमेंटलिस्ट को लेके, यू कैन जस्ट क्रिएट अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, बिकॉज वो एक सरकार आपकी बात नहीं मान रही है। देयर आर ओनली 2 कंट्रीज ना, देखो चाइना ने भी कुछ हद तक यूएस की डिमांड मानी है ना, डेरज कर चालू किया है देना, ठीक है? चाइना यूएस से ट्रेड कर रहे हैं आज भी आपस में, लेकिन जो 2 कंट्री जो बिल्कुल ही वर्चुअली सैंक्शन होकर बैठी हुई है, जिन्होंने बिल्कुल ट्रेड डील भी साइन नहीं करी है, वो है रशिया और इंडिया। रशिया पे तो पूरे सैंक्शन जो है वो तो यूक्रेन के कारण ठनी हुई है, और इंडिया पे हमारा ट्रेड चल रहा है लेकिन 50% के टैरिफ लगे हुए हैं। तो वी आर नाउ इन अ सिचुएशन जहां पे यूएस का डॉलर का अल्टीमेटली गिरना तय है, उनको रीइंडस्ट्रियलाइज करना है, उनको कॉपरेशन चाहिए इंडिया, रशिया और चाइना से कि ये कंट्री हमें 10-20 साल का टाइम दे ताकि यूएस रीइंडस्ट्रियलाइज कर सके। लेकिन ये कंट्रीज की दिक्कत ये कि अगर यूएस रीइंडस्ट्रियलाइज कर देगा तो ये कंट्री डीइंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगी, because it will be at the cost of someone, no? Someone will lose this industry in this country. It is only when that the US will reindustrialize. So this is a tug of war जो अभी चल रहा है, जिसमें हम एक बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे, because India is a huge consumer market, huge geography, huge, one of the, I mean, for on PPP basis we are 3rd largest, otherwise we are the 4th largest economy in the world. And irony is that the US corporations cannot, मतलब वो इंडिया को छोड़ नहीं सकती हैं, गूगल, अमेजॉन, टेक, वो तो पैसा लगा रही है। इवन एप्पल, ट्रम्प ने बोल दिया एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसको करना है भाई, क्या करे? हमारी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जो मुझे अभी तक लगी है यही रहा है कि वी हैव मैनेज्ड टू गिव अ मैसेज टू कॉर्पोरेट अमेरिका, वॉल स्ट्रीट एंड सिलिकॉन वैली, दैट लुक हम आपके खिलाफ नहीं है, We don't have any issues with you. आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, आपको अप्रूवल्स देंगे, लाइसेंसेस देंगे, डेटा सेंटर्स खोलो, एआई खोलो, आप जॉइंट वेंचर्स करो, एफआईआई लाओ, एफडीआई लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी दिक्कत जो है व्हाइट हाउस में बैठे एक आदमी से है जो बैठ के ड्रामा कर रहा है। So we have maintained that line of separation between the political establishment in US, the Congress, we have engaged the Congress and congressmen, we have engaged White House separately, and we have engaged corporate America and Silicon Valley separately. तो वो स्ट्रैटेजी हमारी अभी तक तो काम कर रही है, लेकिन अब आगे जाके जैसे सिचुएशन आज हमने देखा कि राष्ट्रपति को उठा के किडनैप करके देखे, Can't stop laughing.
भाई I actually cannot. I was like, what? डिस्कशन सारी अपनी जगह, ये ट्रम्प जी तो उठे और बोलते हैं मैं तो बंदे ही उठा लिया जी, मुझे बंदा उठा के ऐसी ले गया। ऐसी गैंग्स ऑफ वासेपुर बदनाम है, ऐसी हमारा बदनाम है। वो बोलता है मैं आऊंगा, मियाँ बीबी चलो ले आओ दोनों को, आओ कभी हवेली पे, आओ कभी व्हाइट हाउस पे। एंड Oh दैट इज व्हाई आई God. रिमेंबर, वो एक इंटरनेशनल लॉ का प्रोफेसर था अपना, बड़े ऑनेस्टली बोलता देयर इज नथिंग लाइक इंटरनेशनल लॉ, तुम्हारा कोर्स रिक्वायरमेंट है पढ़ लो, एंड देयर इज नथिंग लाइक इंटरनेशनल लॉ, ऐसा कुछ है ही नहीं। Now we realize ना रूल्स बेस्ड ऑर्डर क्या था। रूल्स बेस्ड ऑर्डर क्या, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये बेसिकली ट्रम्प ने ना वो एक जो पर्दा था गुंडा ना, कर दिए, वो गुंडा कर उस दी का। पर्दे के पीछे जो रिजीम चेंज थी उसने वो पर्दा हटा दिया। वो बोल रहा है भाई जो हमें एजेंट चाहिए ही नहीं है, वो हाँ, पर्दा हटा दिया अब हम सीधा करेंगे, स्ट्रेट खुलेआम करेंगे जो करना है। बस। वो बेसिकली जो वो पर्दा आपने, आई ओनली से दिस, से पर्दा हटाना काम किया इसने कि मेरे पास पावर माइट है, इज मैं ये कर सकता हूँ। इंडिया माइट का इज क्या, राइट। वेनेजुएला में कौन भी रूल करे, डजंट अफेक्ट यू, डजंट अफेक्ट मी, राइट। जो भी ऑयल का इंटरेस्ट है वो है नहीं, तो अदरवाइज अपने को क्या लेना देना है। बट एज अ ग्लोबल मैसेजिंग अगर आप स्टडी करो तो ही इज सेइंग के आई विल डू व्हाट आई प्लीज टू डू एंड देयर इज नो लॉ, वी आर प्री दैट वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जहां पे अपने रूल बेस्ड ऑर्डर का ड्रामा किया था वो खत्म। वी आर बैक टू खत्म। 19 we are back to 1850 or 1750 or 1650 or 1350, टाटा सी यू जो बाय बाय। मर्जी कर, बस टाटा सी बाय खत्म। ईच टू इट्स ओन, ईच टू इट्स ओन। तो ब्रॉडली अब क्या होने वाला है, सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, सारी कंट्रीज अपने अपने सप्लाईज के लिए भाग रही है। मेरे को सिल्वर चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे कॉपर चाहिए डेटा सेंटर के लिए, जो जहां मिल रहा है, मुझे ऑयल चाहिए, भागो ले लो फटाफट। ये माइन मेरी, ये माइन मेरा। यहाँ तक कि सैमसंग के एग्जीक्यूटिव मेक्सिको भाग रहे हैं कि मुझे सिल्वर चाहिए यहाँ से, ठीक है, अपनी अपनी रैम्स और अपनी 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 बैटरीज बनाने के लिए। सो यू सी ये मारामारी मच गई है, देयर इज कंट्रोल खत्म होता जा रहा है ट्रेड के ऊपर। वर्स्ट पार्ट इज अभी इस पे मल्टीनेशनल जंप मारेंगी, वही जो पुरानी बातें थी 1800 में, मल्टीनेशनल कंपनीज हु नो कि दिस इज द वे नाउ टू कैप्चर लैंड। अफ्रीका में जो एस्टैब्लिश्ड देशों में मुश्किल है, बट अफ्रीका में, साउथ लैटिन अमेरिका में हाँ, ये माइन मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मतलब आप रिसोर्स कैप्चरिंग चालू होगी, रिसोर्सेज के लिए वॉर चालू होंगी। सो वी आर एंटरिंग इन अ वेरी टर्बुलेंट नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, और अब ये तमाशा ये भी और बढ़ने वाला है। Everybody watching, Happy New Year 2026. Happy New Year यार everyone. चलो we will discuss the future events now. आगे play out करने दो. So I will request you to join regularly. हम कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बारी तो करें and see the events and we will discuss all that. Thank you so much. पक्का डन।